Good morning, everyone. Welcome back my YouTube channel. Today I am going to teach you हिंदी व्याकरण स्टैंडर्ड 6, 7 एंड 8। आज मैं हिंदी व्याकरण स्टैंडर्ड 6, 7 और 8 के लिए लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है कारक। छठा में भी पढ़ना है, 7वां वर्ग में भी पढ़ना है और 8वां वर्ग में भी पढ़ना है। चैप्टर सेम है। चैप्टर में कारक की परिभाषा, कारक के चिन्ह, कारक के भेद, इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 6 भी है, 7 भी है। क्लास वाइज अलग अलग संख्या में चैप्टर है। किसी में 6 नंबर में है तो किसी में 7 नंबर में। तो आइए शुरू करते हैं। कारक। सबसे पहले हम जानेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में, परिभाषा के बारे में। कारक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। कारक के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दें। परसर्ग किसे कहते हैं, इसके बारे में समझाएं। यही सब प्रश्न होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कारक की परिभाषा। जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाता है, उसे हम कारक कहते हैं। Please listen to carefully and understand this chapter. कारक की परिभाषा। कारक किसे कहते हैं? जिसके द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ संबंध जोड़ा जाता है, उसे हम कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा और सर्वनाम का दूसरे वाक्यों के साथ इसका संबंध जोड़ा जाता है। वाक्यों नहीं, शब्दों के साथ। परिभाषा है, जिसके द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम का दूसरे शब्दों से संबंध जोड़ा जाता है, उसे हम कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से लंका में मारा। अब देखिए, इसमें कारक के चिन्ह आ गए। राम ने यानी कर्ता कारक चिन्ह हो गया, ने विभक्ति। रावण को, इसमें कर्म कारक आ गया, चिन्ह विभक्ति। को बाण से, इसमें कर्म कारक आ गया। राम ने रावण को बाण से लंका में, अधिकरण कारक हो गया, मारा। ठीक है। तो कारक के 8 भेद होते हैं। इसमें उसके चिन्हों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले कारक को समझने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्ति या हिंदी में उसको परसर्ग कहते हैं। यह कारक जो है 8 प्रकार का होता है। फर्स्ट कारक का भेद हम आपको बता रहे हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। ये 8 जो कारक हैं, इन 8 कारकों का अलग अलग चिन्ह है। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह हो गया ने, कर्म कारक का चिन्ह होगा को, करण कारक का चिन्ह होगा से,
चाहे द्वारा, से द्वारा। संप्रदान का चिन्ह होता है को, के लिए। अपादान का चिन्ह होता है से, अलगाव। संबंध का चिन्ह होता है का, के, की। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर। संबोधन का चिन्ह होता है ए, अरे, अहो, अजी। बात समझ में आ गई? तो मैंने अभी आपको बताया कारक का परिभाषा उदाहरण सहित, कारक के चिन्ह, कारक के प्रकार। कारक के प्रकार मैंने आपको बताया था, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। 8 कारक के जो चिन्ह होते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का चिन्ह होता है को, करण का चिन्ह होता है से, संप्रदान का चिन्ह होता है को, के लिए। अपादान का चिन्ह होता है से, संबंध का चिन्ह होता है का, के, की। अधिकरण का चिन्ह होता है में, पर। संबोधन का चिन्ह होता है ए, अरे, अहो, अजी। बात समझ में आ गई? दूसरा मैंने आपको बताया था कि विभक्ति किसे कहते हैं, यानी हिंदी में उसको परसर कहा जाता है। कारक को स्पष्ट करने के लिए, कारक को स्पष्ट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे हम विभक्ति कहते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से, यही ने को से के लिए, इसी को हम हिंदी में परसर कहते हैं। संस्कृत में इसको विभक्ति के नाम से जाना जाता है, प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक चिन्ह ने। ठीक है, अब हम समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, सभी कारकों को परिभाषित करते हुए उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। देखिए, वर्ग 6 में, वर्ग 7 में और वर्ग 8 में, सभी में यही कारक है। ये बात नहीं है कि 6 में अलग कारक है, 7 में अलग है, 8 में अलग है, ऐसी बात नहीं है। 6 में जो आप पढ़ेंगे वहीं 7 में पढ़ेंगे, वहीं 8 में भी पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं, जो कारक के 8 भेद होते हैं उसमें पहला है कर्ता कारक, यानी कर्ता कारक किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए कर्ता कारक के बारे में जानते हैं। वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, कर्ता कारक। कर्ता यानी करने वाला, क्रिया को करने वाला, जो क्रिया को करता है, जो क्रिया का संपादन करता है, जो क्रिया को करता है, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसका पहचान है, कर्ता को खोजने के लिए हम क्या करेंगे, कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वही कर्ता है। बात समझ आ गई? कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वही कर्ता कारक है। जैसे उदाहरण है, मोहन पढ़ता है। अब प्रश्न बनेगा कौन पढ़ता है, जवाब आएगा मोहन, यानी मोहन क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। बात समझ आएगी? कहीं कारक का चिन्ह रहता भी है और कहीं लुप्त भी रहता है, उसको हम परिभाषा के द्वारा ही समझते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे यश ने पत्र लिखा, यश ने पत्र लिखा, यश के आगे लिखा है चिन्ह ने, यानी ने चिन्ह जो है कर्ता कारक के साथ लगता है। तो यश ने पत्र लिखा, कर्ता कारक है यश। माला ने खाना खाया, इसमें भी कर्ता कारक माला है। बात समझ आ रही होगी? दूसरा है कर्म कारक। जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है, यानी लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पत्र पर, इसलिए पत्र क्या हुआ, कर्म कारक हुआ। कर्म का चिन्ह है को, यहाँ को चिन्ह छिपा हुआ है। जैसे
मोहन पत्र लिखता है, इसका मतलब हुआ कि मोहन पत्र को लिखता है। यहाँ को चिन्ह छिपा हुआ है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कहीं कहीं कारक चिन्ह का लोप भी हो जाता है, तो परिभाषा के आधार पर हम उसको समझते हैं कि यह कौन सा कारक होगा या कौन सा कारक है। ठीक है, तो मोहन पत्र लिखता है यानी मोहन पत्र को लिखता है। राम आम खाता है यानी राम जो है आम को खाता है, यहाँ को चिन्ह छिपा हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे कर्म कारक। यानी क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। बात समझ आ गई। तीसरा है करण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे हम करण कारक कहते हैं। या उसकी दूसरी परिभाषा समझिए, क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो यानी जो साधन सहायक हो, जिसके द्वारा वह क्रिया की जाती है, उसको हम कहेंगे कर्म कारक। जैसे सीता कलम से पत्र लिखती है, सीता कलम से पत्र लिखती है। अब लिखने में सहायता कौन कर रहा है? जवाब होगा कलम, यानी कलम क्या होगा? करण कारक, और करण का चिन्ह होगा से। ठीक है, तो सीता कलम से पत्र लिखती है यानी लिखने में सहायता कौन चीज़ कर रहा है? कलम कर रहा है, इसलिए कलम क्या होगा? करण कारक होगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि क्रिया को करने में, काम को करने में जो अत्यंत सहायक हो, वह सहायक जो अत्यंत सहायक हो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। दूसरा है कि मैं मुंह से खाता हूँ, खाने में सहायता क्या कर रहा है? मुंह नहीं होगा तो नहीं खाएंगे। दूसरा उदाहरण लेते हैं, दीपक साइकिल से विद्यालय जाता है, दीपक साइकिल से विद्यालय जाता है, यानी विद्यालय जाने में सहायता कौन कर रहा है? कौन सा साधन है सहायता करने का? साइकिल। ठीक है ना, यह साइकिल जो है करण कारक होगा। बात समझ में आ गई। चौथा कारक है संप्रदान कारक। चौथा क्या है? संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान का चिन्ह है को, के लिए। बात समझ आ गई। तो जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ ने बेटा के लिए, ठीक है, आम खरीदे। आम किसके लिए खरीदे? बेटा के लिए। ठीक है ना, तो हो जाएगा संप्रदान कारक, यानी माँ ने किसके लिए कार्य किया? बेटा के लिए। ठीक है, तो जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। बात समझ आ गई। पांचवा है अपादान कारक। संस्कृत में एक सूत्र है, ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम पाए अपादानम, अर्थात ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर, ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर, यानी स्थिर वस्तु ही अपादान है। ठीक है, उसको ऐसे समझिए कि स्थिर वस्तु ही अपादान है। जैसे मोहन विद्यालय से घर आता है, मोहन विद्यालय से घर आता है, इसमें स्थिर क्या है? विद्यालय स्थिर है, क्योंकि मोहन तो आ गया। ठीक है, विद्यालय अपनी जगह पर है। दूसरा उदाहरण है गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, स्थिर क्या है? हिमालय, हिमालय अपनी जगह पर स्थिर है। ठीक है ना, तो आइए इसका उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर दिए। अब परिभाषा भी देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो, किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे मोहन विद्यालय से आता है। ठीक है ना, दूसरा परिभाषा मैंने आपको पहले भी बताया था इसके पहले कि स्थिर वस्तु अपादान है। मोहन विद्यालय से आता है, स्थिर क्या है? विद्यालय, तो विद्यालय में से लगा है ना। हाँ, तो इसको हम अपादान कारक हैं। बात समझ में आ गई। छठा नंबर है
संबंध कारक। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से प्रकट हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से प्रकट हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण होगा, वह अंकिता का भाई है। वह अंकिता का भाई है। वह हिंदी की पुस्तक है। यानी संबंध का चिन्ह है का, के, की। का, की। अगला है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का आधार का बोध हो। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है में, पर। जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है। अब चिड़िया के बैठने का आधार क्या है? पेड़। भगवान वैकुंठ में रहते हैं, यानी भगवान स्वर्ग में रहते हैं, तो भगवान के रहने का जो जगह है का क्या है? स्वर्ग, वो आधार है। तो मैंने परिभाषा आपको बताया था कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। संस्कृत में भी एक सूत्र है, आधारो अधिकरण। आधार ही अधिकरण है। ठीक है। छत पर लोग बैठे हैं। छत जो है क्या है? आधार है। लोग बैठे हैं कहाँ? छत पर। तो पर जो है में पर अधिकरण कारक का चिन्ह है। ठीक है ना। छत पर लोग बैठे हैं। अगला है मछली पानी में रहती है। यानी मछली के रहने का आधार क्या है? पानी। ठीक है ना। तो इस तरह से यह हुआ अधिकरण कारक की परिभाषा। अगला परिभाषा है संबोधन कारक। किसी को पुकारने या सावधान करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है। किसी को पुकारने या सावधान करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन का अर्थ होता है पुकारना। जैसे हे राम, तुम्हारे खेत में गाय चरती है। हम जो है राम को संबोधित कर रहे हैं। दूसरा है हे कृष्ण, यहाँ आओ। यानी कृष्ण को हम संबोधित कर रहे हैं। फिर कहते हैं संबोधन का चिन्ह है हे, अरे, अहो, अजी। अरे से देखते हैं अरे बच्चों शोर मत करो। दूसरा उदाहरण है हे भगवान। यह क्या हुआ? यह जो है आपका संबोधन का चिन्ह है, हे, अरे, अहो, अजी। ठीक है। यह चैप्टर जो है कारक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपने पढ़ा कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक कारक का कौन कौन चिन्ह होता है, उसे कैसे हम पहचानते हैं, उदाहरण के साथ मैंने आज आपको बता दिया। तो सबसे पहले हम जो पढ़ा रहे हैं या आपको जो बताए हैं या जो इसके पहले क्लासों में जो भी व्याकरण के पाठ को हमने हल किया है, बताया है, समझाया है, मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आप लोग इसको पूरा कर लिए होंगे। फिर हम अगले क्लासों में नेक्स्ट डे मिलेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? तब तक के लिए धन्यवाद।